कि देश जो है पहली बार ऐसा चलाया जा रहा है जैसे कि देश जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ भी ऐसे व्यवहार किया जाए कि जैसे फैक्ट्री में जो है काम करने वाले वर्कर हैं उनसे जो चाहे सो काम ले लिया जाए। जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनका निजीकरण हो रहा है, उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से चलाया जा रहा है। ये सवर्ण वर्ग जो है अपर कास्ट है वो उस मुगालते में आ चुका है कि वर्तमान जो सरकार है हमारी परमानेंट व्यवस्था कर रही है। अब जो नियम प्रोसीजर बाढ़ में जाए, मेन एक पॉइंट ये आया है कि हमें अपने विरोधी को कैसे दबाना है। कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं कि गलत काम नहीं करेंगे, कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि पद की लालच में या डर के मारे या वो एक सर्वेंट की मानसिकता में चले गए। तो जो सर्वेंट की मानसिकता में चले गए वो कानून और संविधान उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने लगता है कि हमारा बॉस जो हमारी पोस्टिंग अच्छा करेगा, नीति यहाँ से भगा देगा। कि हम लोगों ने अपने नंगी आंखों से देखा है कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है और सत्ता में कोई भी जा रहा है वो शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। वो राष्ट्रहित जो है उसके जबान पर है, दिल और दिमाग में राष्ट्रहित नहीं है। दुरंगे लोग जो है तिरंगा की बात करने लगे हैं। जो धोखा देना चाहता है वो अपने को ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत महान आदमी है। संविधान बिल्कुल खतरे में है क्योंकि संविधान के मूल जो उद्देश्य हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके एम्स और ऑब्जेक्ट्स को जो है नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। जिसकी मेजॉरिटी आ जाएगी वो ये सोचता है कि हम अब देश के आज से ओनर हो गए हैं, राजा हो गए हैं, हम सामंत हैं, राजा हो गए, देश चाहे जो वैसा चलाएंगे, जो मन में अगर सो करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मेरे साथ सुबचन राम साहब हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स जैसे भारी भरकम पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नई सेवा ज्वाइन कर ली, समाज की सेवा। पूरे देश भर में आप घूमते हैं, आपको क्या लगता है पूरे देश घूमने के बाद कि जिस तेजी से गति से काम होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पा रहा, उसकी वजह क्या लगती है? पूरे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक काम करने वाले लोग बहुत सफल हो रहे हैं और जो बाबा साहेब फूले अम्बेडकर की विचारधारा है वो स्थापित हो रही है भारत में। बुद्ध की विचारधारा जो विश्व की सबसे बड़ी विचारधारा है, सोच है, आचरण की सभ्यता, वो भी स्थापित हो रही है। पॉलिटिशियंस ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग कार्य करने वाले लोग हैं उनको सोशल पॉलिटिक्स की जानकारी ना होने की वजह से वो सोशली भी हार रहे हैं, पॉलिटिकली भी हार रहे हैं। तो ये हमारी समस्या वहाँ है। यदि हमारे पॉलिटिशियंस चुनावी साल में पॉलिटिक्स करें और जब चुनाव जीत के तो शासन करें और चुनाव हार जाते हैं तो सामाजिक राजनीति करें। सामाजिक राजनीति का मतलब होता है समाज का इंटरनेटवर्किंग करना, सोशल इंजीनियरिंग करना, समाज के समाज शास्त्र को समझना, समाज मनोविज्ञान को समझना, उनकी समस्याओं को उसको समाधान ढूंढना। अब बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसका समाधान बिना सत्ता में रहे भी किया जा सकता है। तो क्या तरीका लगता है आपको, कैसे ये मिशन को गति मिलेगी? देखिए, जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है मूलाधार है, ये जब तक नहीं होगा, ये 20 साल पहले भी मैंने पटना में एक अधिवेशन में मैंने बोला था कि आप समाज बनाओ, राज आपके हाथ में होगा। एक बड़े पॉलिटिशियंस को संबोधित करते हुए मैंने कहा था, 20 साल पहले की बात है, कि आप जो है समाज बनाओ, राज आपके पैरों में रहेगा। बिना समाज बनाए हुए यदि राज मिल भी जाए तो उसमें अस्थायित्व तो नहीं रहता है। अच्छा, मैं देखता हूँ विभिन्न मंचों से राजनीतिक परिवर्तन सब चिल्लाते हैं। सामाजिक परिवर्तन केवल थोड़े समय में चर्चा करेंगे और जैसे ही कुछ राजनीतिक दिखेगी और सामाजिक परिवर्तन भूल जाते हैं। बिना सामाजिक परिवर्तन किए हुए राजनीतिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि सामाजिक जीवन में जो प्रवेश कर रहा है वो राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए, मतलब राजनैतिक नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञ जरूर होना चाहिए। मैं इसको सुधार के बोल दूं कि वो राजनीतिक आदमी जो है राजनीतिज्ञ नहीं है तो वो विफल हो जाता है। एक तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप राजनीतिक चरित्र और पहनावा लेके जब समाज में जाते हैं तो समाज आपको दूरी बना लेता है कि भाई ये तो राजनेता लोग हैं, जो भी बोलेंगे पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बोलेंगे। उससे भी एक समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, समस्या बढ़ जाती है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा पूरे देश को कि हमारे लोग राजनीति का जब नाम लेते हैं तो मतलब हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करते बताते उसको गलत ना लिया जाए कि वो राजनीति समझते ही नहीं। जब राजनीति नहीं समझेंगे तो
तो आप जो है राजनीतिक रूप से हमेशा फेल रहेंगे। अच्छा, कभी पास भी हो गए तो परमानेंट नहीं होगा। इसलिए राजनीति को समझना जरूरी है। अच्छा, किसी भी मंच पर जब बात होती है कि भाई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए सामाजिक मंच पे, तो वो उनका डर ये है कि राजनीति की जो बात करना और समाज नीति की बात करना दोनों डिफरेंट है। ऐसा नहीं है। आप समाज को राजनीतिक रूप से समझदार नहीं बनाएंगे तो वही समाज जो है राजनीतिक रूप से जो आपके साथ न रह के, जो आपके दुश्मन के साथ, उनके दुश्मन के साथ रहता है, और वो जानकारी के अभाव में, समझदारी के अभाव में जो इस देश का मतदाता है, मत देने वाला व्यक्ति है, जो वोटर है, वो राजनीतिक रूप से अपने को दूसरे एरिया में लेके जाता है, और सामाजिक रूप से जो है वो जय भीम करेगा, नमो बुद्धाय करेगा, या जय अशोका कहेगा, है ना, वो इस तरह की बात करेगा। तो इससे समाज में भी दोहरापन आ रहा है, समाज में भी मनोवैज्ञानिक विरोधात्मकता आ रही है। तो ये हमारी समस्या है। अच्छा, विभिन्न जगह मैं देखता हूँ पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे में क्यों नज़र आता है? आप खुद इतने बड़े पद पर रहे, इनकम टैक्स कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर रहे, आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का नुकसान हो रहा है इस सरकार में? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का पहली बार जो है, हम लोग 30-35 साल पब्लिक लाइफ में और उसके साथ साथ सर्विस में रहे हैं, हम देख रहे हैं कि देश जो है पहली बार ऐसा चलाया जा रहा है जैसे कि देश जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ भी ऐसे व्यवहार किया जाए कि जैसे फैक्ट्री में जो है काम करने वाले वर्कर हैं, उनसे जो चाहे सो काम ले लिया जाए। इसलिए बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स जो है, IAS, IPS, IRS, सभी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनकी समस्या ये है कि जो राजनीतिक सरकारें हैं वो ब्यूरोक्रेटिक सरकार को जो है यूज़ करके अपने उद्देश्यों के मुताबिक, अपने हितों के मुताबिक, या अपनी जो भी सोच है उसके मुताबिक उनसे काम लेना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा देश का नुकसान क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनका निजीकरण हो रहा है, उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से चलाया जा रहा है, और एक भ्रम ये पैदा किया जा रहा है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बड़ा मेहनत करते हैं, 12-12 घंटा काम करते हैं, जो चाहे सो काम ले लो। एक अप्रोच ठीक है, लेकिन गवर्नमेंटल जो सिस्टम होता है उसमें अधिकारियों कर्मचारियों को वफादारी मायने रखती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई वफादारी नहीं होती है, यहाँ वफादारी होती है। वैसे भी जब आपदा का समय होता है, कोरोना या कुछ भी, तो सरकारी सिस्टम ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि वो वफादार हैं। उनके ब्लड में जो है, जब सर्विस में आते हैं, ट्रेनिंग में बात बताई जाती है कि आप फील करो। हमारे एक बहुत बड़े डायरेक्टर होते थे, हम लोग शाम को उनसे एक पूछे थे प्रश्न कि साहब हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, कोई अच्छा मैसेज दीजिए। तो उस ज़माने में हमारे डायरेक्टर थे, कोर्स डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तुम लोग नए नए नौजवान हो, जब फील्ड में जाओ ना, तो ये फील करना कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस कंट्री। हमेशा ये देना कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस कंट्री। जितना अच्छा कर सके अपनी लाइफ में करना, ये हमेशा हमें प्रेरित करता रहा। हम अपने जितने भी जिनको हमने पढ़ाया हुआ है अपने IT डिपार्टमेंट में, दूसरे सर्विसेज में भी लोगों को एक बात अक्सर मैं कहा करता कि देखो, तुम फील करो कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कंट्री। क्योंकि राजनीतिक सरकारें आती जाती हैं, 5 साल के बाद सरकार बदल जाएगी, और 5 साल के बाद जो उस सरकार, जो राजनीतिक सरकार होती है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो चले जाएंगे। लेकिन हमें तो 60 साल की उम्र तक भी रहना है और 60 साल के बाद भी रहना है। आज भी हम लोग को जो कोई ना कोई जिम्मेदारी, राजनीतिक ये ब्यूरोक्रेटिक जिम्मेदारी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद भी बड़े बड़े पोस्ट पर लोग जाते ही हैं। अच्छा, बार बार ये एक सवाल उठता है कि ये लोग सरकारी सिस्टम को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? इनके लोग भी तो उस सरकारी सिस्टम में हैं, उनको भी तो नुकसान होगा। OBC SC ST को भी फिर कैसे नुकसान होगा? उनको देखिए, 2 तरह का है। एक अपर कास्ट है, ठीक है, वो इस गफलत में है कि हमारी व्यवस्था मजबूत हो रही है और सदियों की व्यवस्था मजबूत हो रही है। ये सवर्ण वर्ग जो है, अपर कास्ट है, उस मुगालते में आ चुका है, उस भ्रम में आ चुका है, या उस सच्चाई में भी, उसकी सच्चाई भी होगी। उनके मन में यह आ गया है कि वर्तमान जो सरकार है हमारी परमानेंट व्यवस्था कर रही है। अच्छा, हमारी व्यवस्था जो है, जो भी वो, हाँ, इसको कल्चरल हेजेमनी भी कहते हैं। ये सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित हो रहा है। तो पहले वाली जो व्यवस्था थी, ये इस तरह का है ना, ये जो व्यवस्था होती है ना, वो व्यवस्था धीरे धीरे कायम हो जाएगी, और ये जो समतामूलक वाली जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे ऐसे होती जाएगी। तो हम जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे, निजीकरण करेंगे सरकारी संस्थाओं का, सरकारी उपक्रमों का, सरकारी बैंकों का, सरकारी डिपार्टमेंट्स का,
तो ये जो विषमतामूलक व्यवस्था है वो अपने आप स्थापित हो जाएगी और समतामूलक जो व्यवस्था जो बनी हुई है संविधान के माध्यम से वो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी। तो इस मुगालते में लोग हैं कि हम पहले वाले में मज़ा करेंगे, आनंद उठाएंगे, हम राजा रहेंगे, लोग नीचे बैठेंगे, है ना, शूद्र होगा, ओबीसी के लोग नीचे रहेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग और भी रहेंगे। तो एक मानसिकता है में कुछ लोग इसका भी मज़ा ले रहे हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो पूरे देश की सरकार बनने के बजाय वो एक पार्टी की सरकार बन के रह गई है। ये बड़ा खतरनाक है देश के लिए। सरकार की बजाय मोदी सरकार। कई मंचों पर मैंने देखा लोग कहते हैं कि अमुक पार्टी का नाम मैं क्यों लूं, अमुक पार्टी की सरकार है, इस पार्टी की सरकार है, यहाँ नहीं कहा जाता। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे लोग जो बैठे हुए हैं, पूरा देश जो है उसके दिमाग में है कि इस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में उस पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से चलेगी, नहीं बल्कि देश के संविधान के हिसाब मैं से इससे एक बात और आगे कह रहा हूँ। मैं तो ये सुनता हूँ कि पहले होता था केंद्र सरकार, भारत सरकार, अब है मोदी सरकार, पार्टी से भी व्यक्ति में सिमट गई है। हाँ, वो भी एक बड़ा आश्चर्य है क्योंकि इसके पीछे एक मनोविज्ञान ये है, जो रणनीतिकार लोग हैं, जो फाउंडेशन में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, वो एक व्यक्ति का एक किसी भी माननीय उसका नाम लेके प्रचार करने का एक रणनीति होती है। इससे एक मास हिस्टीरिया तैयार होता है, एक मास जो साइकोलॉजिकल फैशन तैयार होता है, एक समाज मनोविज्ञान के दृश्य से कि हम एक आदमी को जब खूब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका ऑरा इतना बड़ा क्रिएट हो जाएगा कि उसके सामने बाकी बौने लगने लगेंगे। जो ही बौने लगने लगेंगे, ठीक है, तो बाकी आदमी को हम कुछ भी उसको पप्पू भी कह के हटा देंगे, उसको छोटा कर देंगे, उसको नोछा करते जाएंगे, नीचा। मतलब ये क्रिएट किया गया है कि ये नहीं तो और कौन। ये समाज मनोविज्ञान का एक बहुत मौलिक चीज़ है। अच्छा, आप में आता है, इनकम टैक्स में बहुत बड़े पद पर रहे तो स्वाभाविक तौर पर आप कनेक्ट रहे ब्यूरोक्रेसी से, दिल्ली में और इधर गुजरात में भी काम किया, महाराष्ट्र में भी काम किया। आपको लगता है कि जैसे अभी गुजरात राजस्थान में चुनाव होने हैं, पहुंच गया वहाँ ईडी, पहुंच गया वहाँ इनकम टैक्स, तो क्या लगता है इन संस्थाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा है? होता तो पहले भी होगा, लेकिन क्या उसकी तेजी बढ़ी है? देखिए, दो बातें जानना है। सिविल सर्विसेज के लोग जो सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं बहुत अच्छी तरह से काम किए हैं। दो चार अपवादों को छोड़ दीजिए, अपवाद नियम नहीं होते हैं, तो 98% से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स सिविल सर्विसेज के लोग हमेशा जो है नियम प्रोसीजर से चलते रहे हैं। अब जो नियम प्रोसीजर बाढ़ में जाए, मेन एक पॉइंट ये आया है कि हमें अपने विरोधी को कैसे दबाना है। तो विरोधी को दबाने के लिए जो है वो छोटे छोटे भी पॉइंट्स होंगे तो बड़ा बन जाएगा। अच्छा, एक रणनीति ये भी है कि किसी को दबाना है, भले वो ईमानदार आदमी हो, हम उसको बेईमान करके हम मान लो जेल में डाल दें तो उसको छूटने में, उसको ईमानदार साबित करने में 5 साल 10 साल लग जाएगा। वो 5-10 साल तक समाप्त हो जाएगा। तो वो एक व्यक्ति नहीं होता, उससे एक सिंबॉलिक जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वो तो समाप्त हुआ ही, दूसरे 100-200 लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है कि बेटा उतना ईमानदार आदमी की हालत हो गई है तो तुम जरा समझ लो। तो हर आदमी डर जाता है, ये एक रणनीति के तहत है। हाँ, और ईडी सीबीआई ये सब जो भी यूज मिसयूज होता है, कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं कि गलत काम नहीं करेंगे। कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि पद की लालच में या डर के मारे या ब्यूरोक्रेसी में वो जानते हैं कि हमारे क्या है औकात, है ना, तो वो एक सर्वेंट की मानसिकता में चले गए। तो जो सर्वेंट की मानसिकता में चले गए, वो कानून और संविधान उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने लगता है कि हमारा बॉस जो हमारी पोस्टिंग अच्छा करेगा, नहीं तो यहाँ से भगा देगा, या हमको जो जबरदस्ती का रिटायर्ड कर देगा, या हमारे खिलाफ पड़े रहेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो एक अधिकारी जो है पद पे, प्रतिष्ठा पे और पावर पे बहुत बड़ा होते हुए भी भीतर से छोटा होता है। आप एक बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी हैं, आपको सॉल्यूशन क्या लगता है इन सब चीज़ों का? देश में जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि अलग तो जगाए हुए हैं, देश भर घूमते भी हैं आप, इसका मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ होगा कि कुछ पॉजिटिविटी होगी कि इसमें से रास्ता निकालेंगे। क्या रास्ता निकाल रहे हैं? हम खुले इसलिए पूरे देश में जन जागरण का काम करने लगे कि हम लोगों ने अपने नंगी आंखों से देखा है कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, और सत्ता में कोई भी जा रहा है वो शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। वो राष्ट्रहित जो है उसके जबान पर है, दिल और दिमाग में राष्ट्रहित नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात की जो दूरदर्शिता कहा जाता है, अदूरदर्शी लोग दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं, दुरंगे लोग जो है तिरंगा की बात करने लगे हैं। जो धोखा देना चाहता है वो अपने को ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत महान आदमी है। तो ये जो संस्कृति बढ़ी है, राजनीतिक जो संस्कृति बनी है, इससे समाज की संस्कृति बन रही है। तो हमारे देश में सबसे बड़ा नुकसानदायक बात ये हो रही है कि एक ऑरा क्रिएट करके गलत चीज़ों को जस्टिफाई किया जाना, गलत चीज़ को जो है उसको जो है लोग जो महिमान्वित करने लगे हैं।
तो गलत चीज़ का, झूठ का, फरेब का, फ्रॉड का, अंधविश्वास को जो मॉडिफिकेशन हो रहा है या उसको जस्टिफिकेशन हो रहा है या जो महिमान्वित उसको किया जाता है, इससे समाज की संस्कृति ही बदल जाती है। और इस सामाजिक संस्कृति का जो बदलाव आता है उससे राजनीति में जो है उसका बैड इफेक्ट जो आता है उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जो बोला जाए उसको अमल में लाया जाए तो भी बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपका कार्य ही, आपका कर्म ही आपके विचारों का सबसे सुंदर व्याख्या है। बिल्कुल सही बात है। आपका कार्य जो है आपके विचारों का सबसे सुंदर व्याख्या है। हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि ये बाहर बड़े बड़े काम करके अपने को प्रोजेक्ट करना है यूट्यूब के माध्यम से, ये बिल्कुल हमने बंद की हुई है। और गांव-गांव में ऐसे ऐसे जगह जाए हैं जहां लोग नहीं जाते हैं। अवसर तो छोड़ दीजिए, उस मोहल्ले के लोग कहते हैं आप पहली बार यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, 25 साल में 50 साल में कभी कोई आया नहीं। हम वहाँ काम करके जागरण पैदा कर रहे हैं, संविधान की जानकारी दे रहे हैं, राष्ट्र की जानकारी दे रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम राजनीति से दूर मत हो जाओ, राजनीति को समझो। राजनीतिक जागरूकता जितनी है जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी राजनीतिक समझदारी का है। अभी तक हुआ ये है कि समाज जो है राजनीतिक रूप से जागरूक हुआ है लेकिन राजनीतिक रूप से समझदार नहीं हुआ है। ये समझदारी पैदा करने की ज़रूरत है। क्या आपको भी लगता है कि संविधान खतरे में है? यस, संविधान बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि संविधान के मूल जो उद्देश्य हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके एम्स और ऑब्जेक्ट्स को जो है नेस्ता नाबूद किया जा रहा है, उसको ईमानदारी से पहले लागू नहीं किया जा रहा है। और संविधान का जितना हो सके दुरुपयोग करने की मानसिकता में आजकल जो लोग चल रहे हैं, सरकारी संस्थाओं में बैठे हुए लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और बड़े बड़े पदों पर जो है और भी पद हैं जिन पर बैठे हुए लोग संविधान के मूल भावना के विपरीत जो है मानसिकता विकसित कर ली हैं। या तो जानकारी के अभाव में दूसरे लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं, दूसरे लोग उनका जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस मार्गदर्शन में चलने वाले लोग जो है संविधान का जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि भारत के संविधान का जो मूल उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना, वो समाप्त हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ी बात है, आर्टिकल 38 में भारत के संविधान में बहुत सुंदर बात कही गई है जो दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है, कि राज्य एक नई सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा जिसमें उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है न्याय पर आधारित किया जा सके। ऐसे समाज के निर्माण के लिए वी हैव टू मेक अ न्यू सोशल ऑर्डर। ये जो भारत के संविधान में मैंडेट है राज्यों को, राज्य माने स्टेट नहीं, माने प्रोविंस नहीं, स्टेट मीन्स होता है गवर्नेंस सिस्टम। तो गवर्नेंस सिस्टम को, गवर्नेंस को ये हिदायत दी गई है कि एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाओ जो सामाजिक न्याय स्थापित करे। न्यू सोशल ऑर्डर ऐसा बनाओ जिसमें जो है नई आर्थिक व्यवस्था जो सामाजिक न्याय के साथ साथ समतामूलक हो, वैसी राजनीतिक व्यवस्था कम। अब राजनीतिक व्यवस्था भी जो है लोकतंत्र की हत्या करने लगे, क्योंकि लोकतंत्र को वोट तंत्र में परिवर्तित कर दिया गया कि जितने वोटर्स होंगे तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी। मेजॉरिटेरियन की मानसिकता की वजह से नुकसान ही हो रहा है कि जिसकी मेजॉरिटी आ जाएगी वो ये सोचता है कि हम अब देश के आज से ओनर हो गए हैं, राजा हो गए हैं, हम सामंत हैं, राजा हो गए, देश चाहे जो वैसा चलाएंगे, जो मन में आगे सो करेंगे। ये मनमानापन इसलिए पड़ा है कि वो संविधान के प्रति वफादारी नहीं दिखाई दे रहा। यदि संविधान के प्रति कोई भी ऐसा सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, एसी हो, ओसी, जो अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, यदि संविधान के प्रति थोड़ी भी उसकी वफादारी होगी तो मनमानापन नहीं करेगा कि मैं मेजॉरिटी में आ गया हूँ। जैसे कोई पोस्ट पा जाए, कलेक्टर हो जाए, कमिश्नर हो जाए तो सोचेगा अब हम तो जिले के मालिक ही हो गए हैं। ये जो मानसिकता होती है ये खतरनाक है, गैर संवैधानिक है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी नुकसानदायक बात ये हो रही है कि वोट तंत्र में समाज को परिवर्तित किया जा रहा है और ये खतरनाक बात है। लोकतंत्र का मतलब है कि आपके चरित्र में लोकतांत्रिक मूल्य है, आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके सोच में लोकतांत्रिक जो है वैल्यूज़ हैं, वो नहीं आ रहा है। 2024 से पहले थोड़ा विपक्ष को भी ज्ञान दे दीजिए। साथ में आते हैं, फिर मध्य प्रदेश में कहीं लड़ जाते हैं, कहीं यहाँ झगड़ जाते हैं, दिल बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे अपना? वो इसलिए कि वो अपना अस्तित्व खतरे में पाते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारे लोग कम हो जाएं और दूसरे का ज़्यादा हो जाए तो हमारा औकात कम हो जाए। और इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको भी दिल बड़ा करना चाहिए, उनका भी दिल बड़ा करना चाहिए। और जो छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, छोटे एरिया में या अपने रीजनल पार्टी, उनको भी अपनी दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए कि ठीक है आज हमको 20 सीट की जगह हमको 5 ही सीट मिला है, लेकिन जो 15 सीट है
हम उस आदमी को दे रहे हैं जो संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने का दावा करके जा रहा है, वादा करके जा रहा है। तो हम जो 15 सीट के बजाय 5 सीट भी पाते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग कैपेसिटी में रहेंगे और बातचीत करेंगे बड़ी पार्टी से कि भाई आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको इग्नोर कर दो, समाप्त कर दो और तुम जो खुद जो सर पे चढ़ के उसके ऊपर जब मनमानापन करने लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान की जो व्यवस्था है समतामूलक समाज की स्थापित कर दो तो ठीक है, 4-5 जो सीट सेक्रीफाइस करने में क्या जाता है। तो ये मानसिकता की बात है। सुबचन राम साहब को सुन रहे थे आप। मैं दावे के साथ कह सकता हूं तमाम सारे विपक्षी दलों के हलक से इस तरह की बात निकल ही नहीं पाती। रिटायरमेंट के बाद तमाम वो लोग जो घरों में बैठ जाते हैं उनके लिए नज़ीर की तरह हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नया काम ढूंढा, समाज को बदलने का। हालांकि काम उससे पहले भी करते थे, लेकिन दायरे में रहकर अब खुल करके आ गए हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार काम भी कर रहे हैं। वो भी पॉजिटिव हैं, मैं भी पॉजिटिव हूं। लगता है कि वक्त है बदलाव का। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।